राम राम दोस्तों, इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 10 विषय हिंदी का न्यू पैटर्न पर आधारित मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र को हम सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। साथ ही साथ इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न संकलित हैं वे सभी प्रश्न आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेम ऐसा ही प्रश्न पत्र आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। देखिए, यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 न्यू पैटर्न पर आधारित मॉडल प्रश्न पत्र, कक्षा 10 विषय हिंदी, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये जो समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जा रहा है, इसमें 15 मिनट का समय प्रश्न पत्र पढ़ने को मिलता है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर OMR शीट पर देना होता है, और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं 50 अंक के। तो इस तरह से 70 अंक का कुल पूर्णांक होता है। 30 अंक का आपका प्रयोगात्मक परीक्षा होता है। तो आइए देखते हैं खंड अ। खंड अ में 20 प्रश्न बहुविकल्पीय और खंड ब में 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न जिसका उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो देखिए, ये सब प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछले बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। खंड अ 1 नंबर का प्रश्न है, 20 प्रश्न है, 20 अंक का है। अनाम दास का पोथा कृति के रचनाकार हैं। अनाम दास का पोथा कृति के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयप्रकाश भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों, अनाम दास का पोथा कृति के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, याद रखिएगा। प्रताप पत्रिका के संपादक हैं प्रताप महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों, प्रताप पत्रिका के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं। प्रताप पत्रिका संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी, ध्यान रखिएगा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कौन सी पत्रिका है? सरस्वती, पूछी जा सकती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती, गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप, ये सब पत्रिकाएं हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इनमें से ज्ञानमार्गी शाखा के कवि नहीं हैं कबीर, रैदास, मलुकदास, सूरदास। तो दोस्तों, कबीर, रैदास, मलुकदास ये तीनों भक्तिकालीन ज्ञानमार्गी शाखा के कवि हैं। सूरदास जी ज्ञानमार्गी शाखा के कवि नहीं हैं, यह कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। आगे देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण। तो दोस्तों, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है, ध्यान दीजिएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा विधा उपन्यास और उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखिए, लहरों के राजहंस कृति के रचनाकार हैं। लहरों के राजहंस राम कुमार वर्मा, पंडित श्री राम वल्लभ शर्मा, मोहन राकेश, प्रेमचंद। तो दोस्तों, लहरों के राजहंस के रचनाकार मोहन राकेश जी हैं। मोहन राकेश की नाटक है लहरों के राजहंस। अब देखिए छठा प्रश्न, लोकायतन कृति पर सुमित्रानंदन पंत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? लोकायतन पंत जी की रचना है, इस पर पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला? सोवियत पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पंत जी को लोकायतन पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकायतन पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ पंत को, याद रखिएगा। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि कौन हैं? ये प्रश्न सब इम्पॉर्टेंट हैं, कई बार परीक्षा में आए हैं, ध्यान दीजिए। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, नागार्जुन। तो इसका उत्तर है
प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि अज्ञेय जी हैं। आगे देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1936, 1943, 1951, 1955। दोस्तों, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1943 ईस्वी है और इसके संपादक प्रकाशनकर्ता अज्ञेय जी हैं। 9वां प्रश्न, जन्मेजय का नागयज्ञ कृति के रचनाकार हैं भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, वियोगी हरि, शिव प्रसाद सिंह। तो दोस्तों, जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, याद रखिएगा। जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद जी की नाटक है। अब अगला प्रश्न आता है 10वां, हिंदी एकांकी के प्रवर्तक माने जाते हैं मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों, हिंदी एकांकी के प्रवर्तक या जनक राम कुमार वर्मा जी माने जाते हैं और हिंदी नाटक के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो यहाँ एकांकी पूछा है, तो एकांकी के प्रवर्तक राम कुमार वर्मा जी हैं। अब देखिए, 10 प्रश्न शुरू का 1 से लेकर 10 तक का हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित था। अब आपका 11, 12, 13 में प्रश्न संख्या 11, 12 और 13 इसमें रस, अलंकार और छंद से बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा कि जैसे करुण रस का स्थायी भाव है शोक, विभत्स, शांत, उत्साह। तो दोस्तों, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ये जरूरी नहीं कि बस स्थायी भाव ही पूछेगा, या उदाहरण दे देगा और नीचे रस का नाम कहेगा कि बताओ इस उदाहरण में कौन सा रस है। इसलिए आप रस को ढंग से तैयार रखेंगे। तो यहाँ पूछा है करुण रस का स्थायी भाव तो है शोक। अब 12वां में देखिए, उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 7। तो इसका सही उत्तर है उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं। भेद नहीं, सॉरी, अंग। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक, ये उपमा के अंग हैं। अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अब 13, 14, 13 में उपसर्ग से प्रश्न आएगा और 14 में प्रत्यय से। तो देखिए 13 क्या पूछ रहा है, अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपसर्ग कब लगता है शब्द के पहले? तो अत्यधिक में आ, अत्य, अति, अधि, कौन सा उपसर्ग? तो इसका उत्तर है अत्यधिक में अति उपसर्ग लगा है। अति और अधिक, अति और अधिक, ये दोनों मिलकर हुए हैं अत्यधिक। तो अब देखिए 14 में गुरुत्व में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? गुरुत्व, रत्व, उत्व, त्वत्व। गुरुत्व में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो गुरुत्व में त्व प्रत्यय हुआ है। गुरुधन त्व मिल गया है गुरुत्व। गुरु में त्व प्रत्यय जोड़ने से गुरुत्व हो गया है। अब देखिए 15 समास से प्रश्न है। चराचर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। तो दोस्तों चराचर में द्वंद्व समास है, क्योंकि चराचर, चर और अचर, इसका समास विग्रह होगा चर और अचर, और ये समास हो गया द्वंद्व समास। अब देखिए अदरक का तत्सम रूप है आदरक, आदरक, आद्रक, अदरक। तो कौन सा है अदरक का सही तत्सम रूप? तो दोस्तों अदरक का सही तत्सम रूप आद्रक है, याद रखिएगा। अब आगे देखिए, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फूल का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? कुसुम, पुष्प, पुष्प, पादप। तो दोस्तों फूल का पर्यायवाची शब्द पादप नहीं है। आगे देखिए, कवि धन आदि का संधि है कवादि, कव्यादि, काव्य धन आदि, कावादि। तो दोस्तों कवि धन आदि का संधि है कवि धन आदि। ई के बाद अ आया है, तो ई के बाद भिन्न स्वर है, तो ई य में बदल गया, तो हो गया कव्यादि। यह यड़ संधि है, तो दोस्तों कवि धन आदि का संधि होगा कव्यादि, यड़ संधि, याद रखिएगा। फलेन शब्द की विभक्ति और वचन है चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, तृतीया विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन। तो दोस्तों फलेन शब्द की विभक्ति तृतीया विभक्ति एक वचन है, ध्यान दीजिएगा। पठामी में लकार पुरुष और वचन है। पठामी में कौन सा लकार पुरुष और वचन है? लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन,
लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। दोस्तों पठामी में लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, पठामी, पठाव, पठामह। तो ये हो गया खंड अ का हल सॉल्यूशन। अब देखते हैं खंड ब। खंड ब में गद्यांश से प्रश्न आपका आएगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न होंगे गद्यांश पर आधारित, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक, 6 अंक का प्रश्न होगा। तो आइए देखते हैं गद्यांश को। सबसे पहले, मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकलाते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। मित्र भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। मित्र हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक की हानि लाभ और दूसरों को अपना लाभ हानि समझे, जिसे एक की हानि लाभ दूसरा अपना हानि लाभ समझे। तो देखिए पाठ का लेखक का नाम बताइए, पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो दोस्तों सीधा सीधा ये मित्रता पाठ से है, मित्रता निबंध से है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, जान ही रहे हैं आप। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ रेखांकित अंश क्या है, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। तो ऐसे लिखेंगे आप कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। देखिए इसी को पढ़कर आप दूसरे शब्दों में लिख देंगे कि मित्र सच्ची राह दिखाने वाला होना चाहिए। अगर हम गलत राह पर जाएं तो हमें सही रास्ते पर ले आए, हमें सही गलत का फर्क समझाए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हम अपना पूरा विश्वास जमा सकें। मित्र भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। मित्र से भाई के समान स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, ताकि हम भाई जैसा ही उसे अपने प्रेम का योग्य बना सके। ऐसे ही आप पढ़कर बस इसी को पढ़ लेंगे रेखांकित अंश को, और पढ़ने के बाद इसी को अपने भाषा में लिख देंगे कि लेखक क्या कहना चाहते हैं, वही व्याख्या हो जाएगा। आपका नंबर नहीं कटेगा, पूरा नंबर मिलेगा। अब देखिए मित्र किसके समान होना चाहिए और क्यों। तो यहाँ है मित्र भाई के समान होना चाहिए जिससे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। तो आप लिख देंगे कि मित्र सगे भाई के समान होना चाहिए ताकि हम उसे अपने प्रीति पात्र यानी प्रेम के योग्य और विश्वास पात्र बना सके, उस पर विश्वास जमा सके। हो गया उत्तर। अथवा करके 2 होंगे, दोनों में से कोई एक करना है। तो हम दोनों देख लेते हैं क्योंकि इससे आपका रिवीजन भी होगा। यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए, गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते ही या को संभालते। और यह नंद है अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा, द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे। भाई बुद्ध को जो लौटाने आया था और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था, बार बार वह भागने को होता है, बार बार पकड़कर संग में लौटा लिया जाता है। उधर फिर वह यशोधरा है बालक राहुल के साथ। बुद्ध आए हैं पर बजाय पति की तरह आने के भिखारी की तरह आए हैं और भिक्षा पात्र देहली में चढ़ा देते हैं। यशोधरा क्या दे जब उसका स्वामी भिखारी बनकर आया है, क्या न दे डाले, पर है ही क्या अब उसके पास। उसकी मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद सोना चांदी मणि मणिक हीरा मोती तो उस त्यागी जगत्राता के लिए मिट्टी के मोल हैं। अब देखिए प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम, कौन सा पाठ है, अजंता, और लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यही न है कि सोना चांदी मणि मणिक हीरा मोती तो उस त्यागी जगत्राता के लिए मिट्टी के मोल है। यहाँ देखिए यहाँ पर है कि बुद्ध आए हैं पर बजाय पति की तरह आने के भिखारी की तरह आए हैं और भिक्षा पात्र देहली में चढ़ा देते हैं। यशोधरा क्या दे जब उसका स्वामी भिखारी बनकर आया है। यानी जब भगवान बुद्ध वैराग्य ले लिए इसके बाद एक बार भिक्षाटन करने के लिए अपने घर आते हैं और यशोधरा घर आते हैं, लेकिन
भिखारी का रूप में, भिक्षुक के रूप में आते हैं और यशोधरा से भिक्षा मांगते हैं। यशोधरा उसे क्या दे जब उसका स्वामी खुद भिक्षुक बनकर आया है? वही है, पर है ही क्या अब उसके पास उसकी मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद, कि अब उसके मुकुटमणि प्रिय पति सिद्धार्थ के खो जाने के बाद यशोधरा के पास क्या बचा है? सोना चांदी मणि मणि खीरा मोती तो उस त्यागी जग त्राता के लिए मिट्टी के मोल है। तो यही आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो आप लिख देंगे कि जब भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए अपने घर आते हैं और भिक्षा पात्र सामने यशोधरा के रख देते हैं, तो यशोधरा उन्हें क्या देकर संतुष्ट करे, उन्हें समझ में नहीं आता। उस त्यागी के लिए, उस सन्यासी बुद्ध के लिए सोना चांदी मणि मोती हीरा मोती सब मिट्टी के समान है। यशोधरा को समझ नहीं आता कि हम उन्हें क्या दें, क्या देकर विदा करें। तो ये हो गया, बस पढ़िए और जो समझ में आए अपने भाषा में लिख दीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया उत्तर, नंबर नहीं कटने वाला। महाभिनिष्क्रमण क्या है? इसके दृश्य का विस्तृत वर्णन कीजिए। महाभिनिष्क्रमण क्या है? तो देखिए, महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है वैराग्य, संन्यास। इस दृश्य का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये महाभिनिष्क्रमण का दृश्य कहाँ है? अजंता की गुफाओं पर दर्शाया गया है। तो देख लीजिए, प्रश्न कह रहा है कि महाभिनिष्क्रमण के दृश्य का वर्णन कीजिए। तो देखिए, यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए, गौतम दृढ़ निश्चय पर धकते हिया को संभालते। और यह नंद है, यहाँ तक संभालते तक समझिएगा कि यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए, गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते। तो पूछा है महाभिनिष्क्रमण का दृश्य क्या है? तो आप लिखेंगे कि अर्धरात्रि को यशोधरा और उसका पुत्र राहुल गहरी नींद में खोए हैं। भगवान बुद्ध अर्धरात्रि को आते हैं और जगते हैं, अर्धरात्रि को जगते हैं और अपने दृढ़ निश्चय करके, प्रतिज्ञा करके धड़कते हिया को संभालते, अपने धड़कते हुए हृदय को संभालते हुए अपनी पत्नी और पुत्र को और राजमहल सब कुछ छोड़कर महल से निकल जाते हैं। यही ना अजंता की दीवारों पर महाभिनिष्क्रमण का दृश्य दर्शाया गया है। हाँ, तो यही उत्तर हो गया। तो समझा कीजिए, कुछ है नहीं। आगे देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 22वां पद्यांश पर आधारित प्रश्न आ गया। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लपटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गोपी कृष्ण के मुरली को धारण क्यों नहीं करना चाहती? तो सबसे पहले हम व्याख्या देखेंगे। ये सवये से है रसखान जी का, कि यहाँ पर गोपियाँ कृष्ण का स्वांग यानी रचाना चाहती है, नाटक रचाना चाहती है। गोपी कृष्ण बनती है और अपने सखियों से कहती है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, कि मैं मोर पंख सिर पर रख लूँगी, गुंज की माल गले पहरूँगी, गुंजा की माला गले में पहन लूँगी, ओढ़ी पीताम्बर ओढ़कर, लय लपटी हाथों में लपटी लेकर, गाय चराने वाली लकड़ी लेकर, वन में गोधन गीत गाते हुए ग्वारों के साथ फिरूंगी, मुझे जो अच्छा रहेगा सो तेरे कहने पर सब स्वांग रचूंगी। लेकिन यह मुरली तो कृष्ण की है, उन्होंने अपने होठों से लगाया है, मैं इसे अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। तो पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो लिख देंगे आप कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से या काव्य अंजलि से या काव्य संकलन से, कुछ भी लिखिए, काव्य खंड लिखिए सिंपल, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से सवये नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि रसखान जी हैं। अब पूछा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो या मुरली मुरलीधर की, गोपी कहती है कि गोपी कृष्ण के मुरली को धारण करने से मना कर देती है और कहती है कि यह मुरली तो कृष्ण की है, मैं इसे अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कृष्ण ने इसे अपने होठों पर धारण किया है, यह हमारी सौत है।
अब देखिए, गोपी कृष्ण के मुरली को क्यों धारण नहीं करना चाहती, तो आप लिख देंगे कि गोपी कृष्ण के मुरली को अपनी सौत मानती हैं, इसलिए धारण करना नहीं चाहती। अथवा करके है तो इसको भी देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट ही है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो आपको कविता मालूम ही होगा। आइए सीधे उत्तर देखते हैं, वीडियो लंबी होती जा रही है। शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम क्या है, कहाँ से आई है पद्यांश, एक कविता कहाँ से ली गई है, तो यह है पुष्प की अभिलाषा। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक का नाम पुष्प की अभिलाषा है और कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो ये उत्तर हो गया पहले का। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में पुष्प की अभिलाषा को बताया गया है कि पुष्प कहती है कि हे बनमाली, मुझे तुम तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से देश के अनेक वीर अपनी मातृभूमि के लिए अपने शीश का बलिदान करने चाहते हैं। अब देखिए पुष्प की अभिलाषा क्या है, पुष्प की क्या अभिलाषा है, तो देखिए मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ चावे वीर अनेक। तो पुष्प की क्या अभिलाषा है, पुष्प क्या चाहती है कि पुष्प वीरों के कदमों को चूमना चाहती है, इसीलिए कहती है कि मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से अपनी मातृभूमि के लिए वीर जवान अपने शीश का, अपने सिर का बलिदान करने जाते हैं। तो लिख देंगे आप पुष्प की अभिलाषा क्या है, तो पुष्प की अभिलाषा वीरों की, देशभक्तों की कदमों को स्पर्श करने की है। आगे देखिए 23वां, निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय और एक रचना का नाम लिखिए। तो 23वां में क में लेखक का पूछेगा और 23वां के ख में कवि का जीवन परिचय रचना सहित लिखना है। तो आप याद कर लीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। और ख में देखिए कवि का जीवन परिचय रचना सहित सूरदास, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। अब 24वां में आते हैं, दिए गए संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इयम नगरी विविध धर्मणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचार्यान् प्रासार्यान् न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पनाच कृते लोके विस्तृता अत्रत्यः कोशे शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। यहाँ रहेगा, छूट गया है थोड़ा, मिसप्रिंट है, लास्ट में रहेगा स्पृहन्ते। हमारा मॉडल पेपर पर किधर गया, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा। स्पृहन्ते 24वां प्रश्न देख रहे थे हम लोग, आ गए हैं अपने प्रश्न पर पुनः कि इसका ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए याद आया कौन सा पाठ से गद्यांश है, तो यह है वाराणसी पाठ से। वाराणसी परीक्षा के लिए देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कोई वर्ष न हो जब वाराणसी से संस्कृत गद्यांश न पूछा गया हो। तो इसका संदर्भ आप लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। फिर इसका हिंदी अनुवाद होगा, इयम नगरी, सीधे हिंदी अनुवाद करते हैं, देखिएगा, यह नगर यम नगरी हो गए हैं, यह नगर विभिन्न धर्मों की संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किए। न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगर विभिन्न कलाओं और शिल्प कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ सभी देशों में स्पृहन्ते पहनी जाती है। ये हो गया। अथवा करके देखिए, नागरिकः बहुकालं यावत् अचिन्त्यत् परम प्रहेलिकाम् उत्तरं दातुं समर्थः न भूत् अतः अवदत् अहम् अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरं न जानामि। इदं श्रुत्वा ग्रामीणः कथयत् यदि भवान् उत्तरं न जानाति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि। अतः मल्लान्मुखेन नागरिकेण समयानुसारं 10 रूप्यकाणि दत्तानि। तो इसका लिखेंगे आप संदर्भ कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से
प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से लिया गया है। और हिंदी अनुवाद होगा कि नागरिक ने बहुत देर तक यह सोचा पर उसे कोई पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ, अतः बोला मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। यह सुनकर ग्रामीण कहता है यदि आप उत्तर नहीं जानते तो 10 रुपये दो। अतः खिन्न दुखी मुख वाला नागरिक शर्त के अनुसार 10 रुपये दिया। अब देखिए ख में संस्कृत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे माता गुरुतरा भूमे खात पीतो उच्चतरस्तता अस्ति मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी त्रीड़ात। तो इस पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो संदर्भ कहाँ से है? जीवन सूत्राणी से। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारे जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। और इसका हिंदी अनुवाद होगा माँ भूमि से भारी है, पिता आकाश से ऊंचा है, मन की गति वायु से तेज है और चिंता तिनकों से भी घनी है। अब अथवा करके जो दूसरा प्रश्न था वो शायद यहाँ से मिस प्रिंट हो गया। अब देखिए 25वां में अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 25वां के क में आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है। तो आप लिख देंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। या फिर वाराणसी वाला कि मंगलम मरणम यत्र विभूतिर यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौश्यम सा काशी केनोपमायते। ख में आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। वाराणसी कुत्र स्थिता अस्ति? तो वाराणसी गंगाकूला स्थिता अस्ति। पदेन विना किम दूरम याति? पत्रम पत्रम पदेन बिना दूरम याति। या ऐसे लिख देंगे पत्रम को यहाँ लिख देंगे कि पदेन बिना किम दूरम याति, तो किम के जगह पत्रम, पदेन बिना पत्रम दूरम याति, यानी बिना पैरों का पत्र दूर तक जाती है। अलछेन्द्र पुरुराज केन भावेन हर्षिता भवत्? अलछेन्द्र पुरुराज के किस भाव से हर्षित हुआ? तो आप लिखेंगे अलछेन्द्र पुरुराजस्य वीर भावेन हर्षिता भवत्। अलछेन्द्र पुरुराज के वीर भाव से हर्षित हुआ। अब 26वां का क में आपका खंड काव्य से संबंधित प्रश्न है। तो हर जिले का अपना अपना खंड काव्य है। मैं सोनभद्र से हूँ तो यहाँ का जो निर्धारित खंड काव्य है वह ज्योति जवाहर खंड काव्य है। आप जिस जिले से बिलोंग करते हो आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि आपको कौन से खंड काव्य का अध्ययन करना है। तो देखिए ज्योति जवाहर खंड काव्य का सारांश लिखिए। खंड काव्य के लिए आपको मात्र 2 प्रश्न तैयार करना है, एक खंड काव्य का सारांश या कथानक और दूसरा प्रश्न खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। इन दोनों में से एक प्रश्न आपसे बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो 26वां का क ज्योति जवाहर खंड काव्य का सारांश लिखिए। लिख लेंगे आप ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। इसके नायक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका चरित्र चित्रण करना है। अब देखिए ख में क्या पूछेगा? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो विज्ञान वरदान या अभिशाप, अनुशासन का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण। इस तरह से सेम पेपर आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो दोस्तों परीक्षा के लिए गुड लक। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और अगर आप इस बार 10 पास करके 11 में आते हैं तो मैं आपको अब रोज़ 11 का लाइव क्लास भी अब 1 अप्रैल से शुरू कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।